हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे बच्चों, दैट वाज मेरिस्मेटिक टिश्यू। हाँ जी, देखिए लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था दैट वाज मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ मैंने आपको बताए थे वो होते हैं जो कंटिन्यूस रैपिड सेल डिवीज़न करते रहते हैं। कंटिन्यूस रैपिड सेल डिवीज़न का मतलब है वो ग्रोथ को रिजल्ट करेंगे, यानी कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दो शब्द जरूर लिखने हैं, कंटिन्यूस एंड रैपिड सेल डिवीज़न उनके करने की टेंडेंसी रहती है। तो ग्रोथ तो करेंगे, सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ तो होगी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मैंने कहा था एम से आप माली याद कर लेना। मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब जो कंटिन्यूस रैपिड सेल डिवीजन करेंगे। तीन तरह के थे, एपिकल, लेटरल और लास्ट था इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। पर कोई भी हो इन तीनों में से, करेंगे तो ये ग्रोथ ही। ग्रोथ मैंने आपको बताया था अगर लेंथ में होगी, चाहे शूट या रूट की, वो होगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर ग्रोथ गर्थ में होगी, डायमीटर बढ़ेगा, पेड़ का तना मोटा होगा, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और लास्ट था इंटरकैलरी। और इंटरकैलरी शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लो ये प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, राइट। ये इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, आप जानते हैं, ये ब्रांचेस निकलती हैं, आप जानते हैं कि जो टिप ऑफ रूट और टिप ऑफ शूट में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो एपिकल होता है। तो अगर आप इस टिप को कट कर देंगे, आप इस टिप को यहां से काट दो, तो इसकी लेंथ ग्रो करनी बंद हो जाएगी। पर आप देखेंगे कि कभी कभी आप इसकी ये ब्रांचेस काट भी देते हो, माली आता है वो ब्रांचेस काट जाता है। कई बार आप देखते हो सड़कों पे जो पेड़ होते हैं, जो डिवाइडर पे लगे होते हैं, तो वो इतने बड़े लेंथ वाइज बड़े नहीं हो रहे होते, पर वो ब्रांचेस वाइज बहुत फैल रहे होते हैं। तो सड़क के अंदर उनकी ब्रांचेस आ रही होती हैं, तो माली आता है, कुछ आता है, उनको ब्रांचेस को काट के चले जाते हैं। पर आप देखते हैं कुछ महीनों में ही वो ब्रांचेस दोबारा सड़क के बीच में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं उसकी जो शूट की लेंथ को टिप को काट दूं तो लेंथ तो ग्रो नहीं करेगी, पर अगर मैं उसकी ब्रांचेस को काट रहा हूं तो ब्रांचेस तो रीग्रो कर रही हैं। यहाँ आप देखते हैं माली जो होता है गार्डन के अंदर, वो ग्रास को रिकट करके चला जाता है, ग्रास को ट्रिम करके चला जाता है। पर आप देखते हैं ग्रास की दोबारा से ब्रांचेस निकल आती हैं, ग्रास दोबारा से रीग्रो कर जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं तो ग्रोथ टिश्यू और कहीं भी है अपार्ट फ्रॉम टिप ऑफ द रूट और अपार्ट फ्रॉम गर्थ। उसके अलावा भी कहीं ना कहीं तो ग्रोथ हो रही है। तो उस ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल जो करता है दैट इज़ इंटरकैलरी। अब यहाँ पर आपको एक शब्द सीखना है बच्चों। जैसे आप कभी भी आप देखें, आपके घर में गमला होगा तो आप देखेंगे उसके अंदर से ना ऐसी आपको बर्ड्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसी बर्ड दिखाई देनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलने वाली है, अब एक ब्रांच निकलने वाली है। तो जहाँ से ब्रांच निकलने लगती है और वो हिस्सा जो बाहर ग्रो करने लगता है, उस हिस्से को हम कहते हैं नोड। तो ये बच्चे, ये क्या होगी हमारी नोड। यहीं से ब्रांचेस निकलेंगी, यहीं से हो सकता है लीफ निकलेंगे। अब नोड और नोड के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरनोड। जैसे एक सेल और एक सेल के बीच के स्पेस को आप क्या कहते हो, इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हो ना, दो सेल के बीच का स्पेस। तो एक नोड और दूसरी नोड के बीच के स्पेस को आप क्या कह सकते हो, इंटरनोड। ये देखो, ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, इंटरनोड। लॉजिक समझ में आ गया। अब आप देखते हैं ब्रांच यहीं से निकलती है या लीफ यहीं से निकलती है। तो
तो यानी कि इस हिस्से में कौन सा टिश्यू रहा होगा, ग्रोथ टिश्यू। और वो ग्रोथ टिश्यू, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटरकैलरी। पर इंटरकैलरी की लोकेशन कहाँ होती है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान से जवाब देना। मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, और ये स्पेस क्या है, इंटरनोड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होंगे वो ये जो इंटरनोड का बेस है ना, ये बेस यहाँ पे होंगे, बॉटम ऑफ द इंटरनोड, या टॉप ऑफ द नोड, नोड के टॉप पे या बॉटम ऑफ द इंटरनोड पे, दोनों में से कहीं एक पे तो होंगे। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में डिवाइड करते करते बाद में किसको रिजल्ट कर देंगे, ब्रांचेस बन जाएंगी या लीफ बन जाएंगे। तो दिस टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मार्क करते हैं, जरा जी, आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ अ यंग स्टेम इज कट। क्या कर देंगे, टिप ऑफ द यंग स्टेम इज कट, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ेगी, अब नहीं, क्योंकि टिप में कौन सा टिश्यू था, एपिकल, और एपिकल क्या बढ़ाता है, लेंथ। अगर हमने टिप को काट दिया तो कौन सा टिश्यू हटा दिया हमने, उसका एपिकल हटा दिया, तो लेंथ बढ़ेगी क्या, नहीं। तो कह रहा है क्या होगा अगर उसको काट दे, दो आंसर, द स्टेम स्टॉप ग्रोइंग इन द लेंथ। कह रहा है स्टेम ग्रो करना बंद कर देगी लेंथ वाइज, क्योंकि कौन सा टिश्यू निकाल दिया हमने, उसका कौन सा टिश्यू निकाल दिया, एपिकल। बट न्यू ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। कह रहे जो नई ब्रांचेस होंगी, ये देखो नोड है, ये नोड है, न्यू ब्रांचेस विल अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। नोड समझ आ गया क्या होती है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड, लो जी, आपको अब इनकी क्या करनी है याद, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है जी। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड, ये देखो मैंने बनाया था यहाँ पर, आर लोकेटेड एट द, ये नोड थी, ये नोड का क्या था, बेस, इंटरनोड का बेस, ये इंटरनोड है, इंटरनोड का बेस हो गया, और जस्ट अबव द नोड, ये देखो ये नोड है, नोड के ऊपर होगी, यानी कि इधर या इधर कहीं पे भी हो जाएंगी, या नोड के ऊपर या इंटरनोड के बेस पे। ये देखो दोबारा देखो, या इधर होंगी या इधर होंगी, तो फिर यहां तो नोड के ऊपर होगी या इंटरनोड के बेस पे होंगी। लोकेशन याद कर लेना। द नोड की डेफिनेशन, नोड इज अ पॉइंट ऑन ए प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीफ अराइजेस। कह रहा है नोड क्या है, नोड वो पॉइंट है जहां से क्या अराइज करती हैं, ब्रांचेस, या क्या अराइज करती हैं, लीव्स अराइज करती हैं, उसको नोड कह रहे हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। क्या कह रहे हैं, इंटरनोड क्या है, दो नोड के बीच के स्पेस को क्या कह रहा है, इंटरनोड। अब वो कह रहे हैं कि भी आपने नोट किया होगा कि अगर ब्रांचेस को काट दें या जो बाहर फैल रही है उसको काट दें, तो आफ्टर सम टाइम न्यू ब्रांचेस अपीयर अगेन। क्यों, क्योंकि उनमें कौन सा टिश्यू था, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। द ग्रास ऑल्सो अपीयर आफ्टर सम टाइम बीइंग मूव्ड, मतलब उसको ट्रिम कर दिया, करेक्ट ट्रिम कर दिया, मूव कर दिया। देखो मूविंग, मूविंग मतलब उसको ग्रास को हटा रहा है, कह रहा है फिर भी ग्रास रीग्रो कर जाती है, या एनिमल ने खा लिया तब भी उसके बाद ग्रास रीग्रो कर जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द नोड ऑफ इट्स स्टेम। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि अगर ब्रांचेस को काट भी दिया जाए या ग्रास को मूव कर दिया जाए तो भी वो क्यों रीग्रो करती हैं, तो एक ही बात लिखनी है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which are responsible for the growth of branches, new branches or leaves from the node. Location कहाँ है, at the base of internode or just above the node. क्या कहा, at the base of the internode or just above the node, ये इसकी लोकेशन होगी। क्लियर है बच्चे। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन कंफर्म होगा, इस बात को नोट कर लेना सारे बच्चों। तो अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको हल्के से मत लेना। आ जाइए,
देखिए पहले तो इसने रिवाइज करा दिया यहाँ पर कि भाई 3 तरह के थे एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेमेटिक, वो रिवाइज ही है। ये देखिए कह रहे 3 तरीके के थे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल ने क्या किया, वो कहाँ था, रूट और शूट की टिप्स पे, और क्या इंक्रीज कर रहा था, लेंथ। लेटरल कहाँ था, सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम, क्या करता था, इंक्रीज गर्थ। वो रिवाइज ही करा रहा है आपको ये। इंटरकैलरी कहाँ था, एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज ग्रासेस हेल्प देम टू रीजनरेट आफ्टर कटिंग। क्या करते थे, रीजनरेट करते थे। तो अगर ब्रांचेस रीजनरेट कर रही हैं, किसकी वजह से कर रही हैं, इंटरकैलरी। ग्रास रीजनरेट कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, इंटरकैलरी। ये रिवाइज ही करा रहा है आपको ये। और इन सबको तीनों को मिला के कौन से टिश्यूज कहते हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक बात जरूर लिखना, दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर इन कंटिन्यूअस एंड रैपिड सेल डिवीजन। ये बात लिखना मत भूलना। अब मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे बच्चों, ये आ रहा है आपके लिए। क्वेश्चन बताया तो क्या है, क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए एक होता है फंक्शन और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शन मैंने बता दिया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। जैसे टीचर का एक फंक्शन है, भैया आके पढ़ाएगा, नोट्स देगा, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भैया ऐसा दिखता है, चश्मा पहन रहा है, ठीक है जी, बच्चों को डांट रहा है, बच्चों को प्यार से पढ़ा रहा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, बच्चों को मोरल वैल्यूज, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पढ़ाने के अलावा कुछ और भी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ये लिख लेना यहाँ पर, ये क्या है, ये टॉपिक क्या शुरू होने वाला है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शुरू करें सबसे पहला। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को करना क्या है, कंटिन्यूस एंड रैपिड सेल डिवीजन। ये ध्यान में लोगे तो आपको आंसर आगे का क्लियर हो जाएगा। देखो जी क्या कह रहा है, द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल। पहली बात, ये सेल छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। क्यों, फटाफट इनको तो एक से नया सेल बनाना है, एक से नया सेल बनाना है, इनको बड़ा होकर करना ही क्या, ठीक है जी। सेकंड, हैव थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल मतलब इनकी सेल वॉल बहुत मोटी नहीं होती है। नॉर्मली प्लांट सेल की सेल वॉल बहुत मोटी होती है, थिक होती है, इनकी थिन होती है, क्योंकि इस सेल ने डिवाइड करना है, और जल्दी करना है, देर बाद करना है, बहुत जल्दी करना है। और अगर सेल को जल्दी डिवाइड करना है तो उसकी जो वॉल होगी, क्योंकि एक सेल से, मैंने बताया था माइटोसिस में एक सेल से 2 बनते हैं और मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं। तो जब 1 से 2 बनने होंगे तो सेल वॉल को तो टूटना होगा ना, बिना सेल वॉल टूटे कैसे 1 से 2 बन जाएंगे। तो अब तो सेल वॉल अगर मोटी होगी तो उनको डिवाइड करने में आसानी होगी, मुश्किल होगी, मुश्किल होगी। थिक सेल वॉल तो उनको डिवाइड करने से रोकेगी, टाइम लगाएगी, फिर ग्रोथ कैसे करेंगे, वो भी जल्दी, वो भी रैपिड। तो दे हैव थिन सेल वॉल। तो अगर कोई पूछ ले वाई दे हैव थिन सेल वॉल, एक ही आंसर, फॉर देयर कंटिन्यूस एंड रैपिड सेल डिवीजन। So thin cell wall will help them to divide faster. समझ में आ गया? Thin cell wall will help them to divide faster. तो जो बच्चा वीडियो से देख रहा है तो साथ साथ लिख भी सकता है, मैंने बोल दिया आंसर, 2 बार बोल दिया। आ जाइए, a large and prominent nucleus, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आगे बच्चों क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट सेल न्यूक्लियस। आप याद है आपको, मैं जब सेल ऑर्गेनली करा रहा था सेल में, उसमें न्यूक्लियस का क्या काम था, उसमें न्यूक्लियस का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम पता क्या था, न्यूक्लियस हेल्प्स द सेल फॉर सेल डिवीजन। न्यूक्लियस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। सारा रिमोट कंट्रोल का जो कहते हैं ना, कंट्रोल किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। किसके लिए, सेल डिवीजन न्यूक्लियस कहता है मेरे दम पे करोगे तुम। तो अब तो उनका न्यूक्लियस बड़ी होना चाहिए, होना चाहिए, हल्का न्यूक्लियस कर देगा सेल डिवीजन, बोलो। तो प्रोमिनेंट क्या है इनका, इनके पास न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही प्रोमिनेंट एंड
लार्ज। अगर कोई पूछ ले वाई दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, आंसर अगेन बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीजन एंड मेरिस्मेटिक टिश्यूज नीड्स रैपिड एंड कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। मैंने आंसर बोल दिया है, अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो घर से वीडियो से लिख लेना। ये सारे इनका आंसर लगभग एक ही आ रहा है। आ जाओ। एंड डेंस साइटोप्लाज्म, लो जी कितनी होगी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। देखो डेंस साइटोप्लाज्म जो होता है ना, पता क्या करता है, डेंस साइटोप्लाज्म एक तो सेल डिवीजन को हेल्प करेगा, प्लस डेंस साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जो रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, वो बड़ी फास्ट करवा देगा, वो बड़ी फास्ट करा। एक बात बताओ, अगर कहीं घर बन रहा है, अगर कहीं घर बन रहा है और लेबर फ़ोन करे भैया सीमेंट दे दो 100 बोरी, और सीमेंट की बोरी आने में लग जाए 4 दिन, तो एक तो लेबर का खर्चा हो फालतू हो गया, ऊपर से लेबर खाली बैठी रही, मकान लेट बनेगा। भाई बात समझ में आई? तो आपको क्या लगता है, अगर जिस मकान को जल्दी बनाना है उसके लिए सारी चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए? फास्ट। पैसा मांगा, पैसा जल्दी आना चाहिए। लेबर मांगी, लेबर जल्दी आनी चाहिए। लेबर ने सामान मांगा, जल्दी आना चाहिए। सीमेंट मांगा, फटाफट आ जाएगा। रेता मांगा, फटाफट आ जाएगा। पेंट ऑर्डर किया, पेंट फटाफट आ गया। फास्ट एक्टिविटी होंगी तभी तो भैया घर जल्दी बनेगा। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सेंटर होता है, मतलब सारी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो ये बना लो, वो बना लो, एनर्जी बना लो, ये बना लो, प्रोटीन बना लो, सारा कंट्रोल कर रहा होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब जब अच्छी होगी, जब साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वाई दे नीड डेंस साइटोप्लाज्म, अगेन आंसर इज सेम, बिकॉज they need rapid and continuous cell division, and also dense cytoplasm helps to increase metabolic activity. metabolic activity, बस एक शब्द ऐड कर देना, ठीक है बच्चों? हाँ जी, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? The cell of merismatic tissues are first small, second the cell of merismatic tissue have thin cell wall, third line the cell of merismatic tissues are having large and prominent nucleus, fourth the cell of merismatic tissues have dense cytoplasm with many cell organelles. vacuoles, ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पांचवा तो vacuoles are generally absent and cell are tightly packed with little or no intercellular space. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। आपको याद है जब मैं आपको प्लांट सेल करा रहा था, प्लांट सेल में सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेके बैठा होता है? वैक्यूल्स। कह रहे इनमें वैक्यूल ही नहीं होते, में हो तो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स। आप जानते हैं वैक्यूल का रोल क्या था? स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट। स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट। एक बात बताओ, जो घर बनाना है, फटाफट बनाना है, वो क्या करेगा? फटाफट सामान इस्तेमाल किया, ख़त्म किया, क्या वो किसी चीज़ को स्टोर करेगा कि इसको रख लेता हूँ, पेंट 2 महीने बाद काम आएगा, क्योंकि उसको तो घर बना के ख़त्म करना है, वो क्यों करेगा स्टोर? तो क्या जिन सेल को डिवाइड करना है उनको स्टोरेज की ज़रूरत ही क्या है? स्टोरेज होती है फ्यूचर के लिए, स्टोरेज होती है फ्यूचर के लिए। जिस सेल ने आज बन के फटाफट डिवाइड हो जाना है, उसको फ्यूचर का क्या करना है? तो उसको स्टोरेज की ज़रूरत है कोई? ना फूड की, ना वाटर की, ना वेस्ट प्रोडक्ट की। तो कहते हैं वैक्यूल हटा दो, हटा दें उनके वैक्यूल्स। और वैसे भी वैक्यूल जो होगा वो टर्जिडिटी देता है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी, सेल में कराया था। और अगर सेल टर्जिड हो गया, टाइट हो गया, तो उसको डिवाइड करने में आसानी होगी, मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। तो दे लैक वैक्यूल्स, they lack vacuoles because prime function of meristematic tissues is M tissue लिख दिया, rapid and continuous cell division, whereas vacuole role
is to store food, water and waste product. Moreover, vacuoles will provide turgidity to the cell, which will make cell division डिफिकल्ट। तो क्या कहा मैंने, कह रहा है वैक्यूल से क्या हो जाएगा, टर्जिडिटी आ जाएगी। टर्जिडिटी आ जाएगी तो सेल डिवीजन आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और उसका काम तो स्टोरेज का है, सेल डिवीजन में स्टोरेज का क्या करना। तो जो आंसर मेन था मैंने लिख दिया, बाकी आंसर मैंने ओरली बोल दिए हैं। तो प्लीज़ जब घर जाके वीडियो देखो तो आंसर लिख लेना बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, आंसर साथ साथ लिख लेना। ये मत सोचना हम तो समझ में आ ही गया, पर हर आंसर में कोई ना कोई छोटा छोटा पॉइंट था वो आप भूल जाएंगे। आज कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, स्मॉल सेल वॉल। सेकंड लाइन में लिखना, सेकंड लाइन में ऐसे मत लिखना, दे हैव थिन सेल वॉल। थर्ड लाइन में मेरिस्टेमिक टिश्यूज हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फोर्थ, मेरिस्टेमिक टिश्यूज हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट, मेरिस्टेमिक टिश्यूज लैक्स वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट। एंड लास्ट, छठा, द मेरिस्टेमिक टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड विद लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक ही जगह पे ज़्यादा सेल आ पाएंगे। आप सोचो ना, अगर मैं आपको खुला खुला बिठा दूँ, मोर इंटर स्टूडेंट स्पेस बना दूँ, तो क्लास में ज़्यादा बच्चे आएंगे, कम बच्चे आएंगे, कम। और अगर मैं बच्चों को पास पास बिठा दूँ, लेस इंटर स्टूडेंट स्पेस कर दूँ, तो क्लास में ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। तो मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के सेल पास पास आ जाते हैं, खाली जगह छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पास पास आएंगे उतने सेल होंगे, जितने सेल होंगे डिवाइड ज़्यादा करेंगे, डिवाइड ज़्यादा करेंगे, ग्रोथ फास्ट होगी ना। क्योंकि इनका काम तो मेन ग्रोथ का है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये लास्ट क्लास और आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हल्के से मत लेना। ठीक है, इसको हल्के से मत लेना बच्चों। आज ही आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या, अब देखो बच्चे होता क्या, जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं ना बच्चे, उनका काम तो ग्रो करना है। पर एक बात सोचो, एक बात सोचो, जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी टिप पे एपिकल है, फिर जब वो और ग्रो कर गया, एपिकल तो ऊपर आ गया, नीचे तो फिर एपिकल ही नहीं है। जब वो और ग्रो कर गया, एपिकल तो ऊपर आ गया, नीचे तो एपिकल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो टिश्यू ग्रोथ कर रहे थे, जब वो ऊपर निकल गए तो वो पीछे वाली चीज़ ग्रो नहीं कर रही। यानी कि जब पीछे वाली चीज़ ग्रो नहीं कर रही, इसका मतलब, या जैसे गर्थ ग्रो कर रही है, गर्थ करते रुक गई, अब वो ग्रो नहीं कर रही, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि कुछ मेरिस्टेमिक टिश्यूज अब सेल डिवीजन करना बंद कर चुके हैं। इसका मतलब तो यही होगा ना, इसका मतलब पेड़ की मोटाई जितनी होनी होगी, इसका मतलब अब क्या उसके अंदर लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू एक्टिव है? नहीं है ना। लेंथ जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, क्या अब उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू एक्टिव है? नहीं ना। इसका मतलब जब एपिकल तो ऊपर जाता रहा, आप जानते हैं जो एपिकल जो ऊपर जाता रहता है वही पीछे मेरिस्टेमिक, वही पीछे इंटर कैलरी छोड़ जाता है। तो 12th में आपको पढ़ाएंगे 11-12 में कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू पहले कौन सा टिश्यू होता है? पहले वो कौन सा टिश्यू होता है? पहले वो एपिकल ही होता है, पहले वो एपिकल ही होता है, और बाद में वो एपिकल किसका रूप ले लेता है? इंटर कैलरी का। ध्यान रखना। पर कुछ ग्रोथ करना बंद कर चुके हैं और कुछ अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे ब्रांचेस अभी भी ग्रो कर रही हैं, रूट अभी भी हो सकता है ग्रो कर रही हो। तो कुछ मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं कि भैया अब तुम ग्रो करना बंद कर दो, अब तुम डिवाइड करना बंद कर दो। और कुछ कहते हैं हम डिवाइड करते रहेंगे। तो जो डिवाइड करते रहेंगे वो तो मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ हो जाएंगे। और जो सेल डिवीजन को खो चुके होंगे, जिनके बस की अब सेल डिवीजन नहीं रहा होगा, वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे। यानी कि जो टिश्यूज़ पहले क्या थे? मेरिस्टेमिक, उनमें से कुछ अब क्या बन गए हैं? परमानेंट।
द मीनिंग ऑफ परमानेंट इज दैट दे हैव लॉस द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, और डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो चुके हैं। और नाम क्या बन गया उनका? परमानेंट टिश्यू। अब उनमें से कुछ को काम मिल जाएगा, भैया अब तुम काम करो, तुमने डिवाइड तो करना नहीं है, तुम काम करो प्रोटेक्शन का। अच्छा भाई तुमने तो डिवाइड करना नहीं है, तुम काम करो सपोर्ट का। अच्छा भाई तुमने तो डिवाइड करना नहीं है, तुम काम करो स्ट्रेंथ देने का। तो सबके काम क्या हो रहे हैं? बट रहे हैं। जब काम का बंटवारा हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? डिफरेंशिएशन। उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन मतलब काम का बंटवारा हो जाएगा कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। यानी कि परमानेंट में भी क्या हो जाएगा? काम का बंटवारा। इसका मतलब क्या है? परमानेंट में भी कई सारी क्या होती होंगी? टाइप्स। कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, पर क्या नहीं करेंगे? सेल डिवीजन नहीं करेंगे बस। और जो सेल डिवीजन कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं। आओ देखते हैं। देखिए, ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐड न्यू सेल। कह रहे जब तक वो कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करने शुरू होते हैं? वो नए सेल बनाते हैं। ठीक है। सम ऑफ द न्यूली फॉर्म सेल रिमेन्स मेरिस्मेटिक। कह रहा है कि जो मेरिस्मेटिक से जो नए सेल बनते हैं डिवाइड होने के बाद, उनमें से कुछ तो मेरिस्मेटिक रहते हैं, या डिवाइड करते रहते हैं, कुछ क्या बन जाते हैं? डिवाइड नहीं करते हैं। सम बिकम्स मेरिस्मेटिक वाइल अदर लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब क्या खत्म कर चुके होते हैं? अपनी डिवाइड करने की क्षमता को खत्म कर चुके होते हैं। द सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकम्स परमानेंट टिश्यू। लो जी, डिफाइन, मार्क कर लो डेफिनेशन। डिफाइन परमानेंट टिश्यू मतलब जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खो चुके हैं, अलग स्ट्रक्चर और अलग फंक्शन को अचीव कर चुके हैं, उनको हम परमानेंट मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, सॉरी, परमानेंट मेरिस्मेटिक। आगे देखिएगा, द सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब अब वो सेल स्पेशलाइज हो गए हैं कि भैया तुम ये करोगे। सच एस, कैसे? सपोर्ट, तुम सपोर्ट करोगे, तुम ट्रांसपोर्ट करोगे, तुम स्टोरेज करोगे। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्मेटिक टिश्यू बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। कह रहा है वो प्रोसेस जिसके थ्रू मेरिस्मेटिक टिश्यूज परमानेंट हो गए हैं, और परमानेंट होने के बाद उनके काम बट गए हैं कि तुम ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क कर लेना। ठीक है जी, और शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आता है ऐसे, मेरिस्मेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस अंडरलाइन। कह रहा है मेरिस्मेटिक परमानेंट बन गए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। फिल इन द ब्लैंक में आते हैं या मल्टीपल चॉइस में आते हैं। ठीक है, आओ जी हम परमानेंट टिश्यू शुरू करते हैं। देखिए, परमानेंट टिश्यू के लिए उसने क्या किया है? उसने ना एक पेड़ का ट्रांसवर्स और वर्टिकल सेक्शन काटा। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये उसका थिकनेस है। ठीक है, इस थिकनेस से उसने ये हिस्सा काटा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे ये हिस्सा काटा, ठीक है, ये हिस्सा काटा। अब इस हिस्से को उसने कर दिया क्या? जूम। जूम करने के बाद काटा तो ये वाला हिस्सा है, देख रहे हो? काटा तो ये वाला हिस्सा है, पर इस हिस्से को जूम करके ये दिखा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? जूम करके क्या दिखा रहा है वो? ये एक तो वही बात होगी जैसे आप केक लेते हो, केक को जब काटते हो, स्लाइस बनाते हो, जब केक को काटते हो तो आप आउटर से इनर हिस्से तक केक काटते हो।
तो आपको बाहर क्या है, आपको दिखते क्रीम है, फिर ब्रेड है, फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर फ्रूट्स हैं, जो भी अंदर तक की लेयर आपको दिखती है। ये देखिए आपने जब उसकी स्लाइस को काटा आपको अंदर तक का दिख रहा है भैया, बाहर ब्रेड है या बाहर मान लो क्रीम है, क्रीम के बाद ब्रेड है, ब्रेड के बाद उसने ड्राई फ्रूट डाल दिए, ड्राई फ्रूट के बाद उसने फ्रूट्स डाल दिए, फ्रूट के बाद उसने चेरी डाल दी, भैया कुछ भी डाल दिया। तो इस सेक्शन को वो कौन सा सेक्शन कह रहा है? ट्रांसफर सेक्शन। समझ में आ गया? हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया। अब हम क्या देखना चाहते हैं? सेल के अलग अलग अरेंजमेंट्स, उन सेल से जो टिश्यूज़ बने वो कौन कौन से बने, क्या वो टिश्यूज़ सारे एक जैसे थे, क्या उन टिश्यूज़ के सेल सारे एक जैसे थे, क्या जो एक जैसा रोल कर रहे थे वो सेल एक जैसे थे, या क्या वो एक जैसा रोल जो कर रहे थे क्या उनके सेल भी अलग अलग तरह के थे। तो हमने देखा यहाँ पे जो सेल थे वो अलग तरह के थे, एक पतली लेयर के सेल थे, फिर देखे थोड़े मोटे सेल थे, फिर देखे थोड़े मोटे थे पर थोड़ा स्पेस था, फिर देखा मोटे थे और थोड़ा सा थिकनेस थी, फिर देखा थोड़ा सा ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर थे। तो अंदर तक गए और हमने देखा कि इसके अंदर तो भाई अलग अलग तरह के टिश्यूज़ थे। अब हमने ये पढ़ने, यानी कि अब हम कौन से टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं बच्चों? परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ समझ में आ गया बच्चे? आजिए, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें जाइलम आ जाएगा, इसमें फ्लोएम आ जाएगा, इसमें स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अब सारे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें बच्चों, बोलिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पे दोबारा लिख रहा है, यू कैन सी डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल आर प्रेजेंट एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनको हमने नाम क्या दिया बच्चों? जल्दी बोलो। ये क्या कर चुके हैं? दे हैव लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। बस इनको डिवाइड नहीं करना। हाँ, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, जो परमानेंट होते हैं बच्चों, परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं कि जिन टिश्यूज के सारे सेल एक जैसे होते हैं, पर कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यूज होते हैं काम तो एक ही कर रहे हैं पर सेल अलग अलग तरह के होते हैं। दोबारा से समझाता हूँ। कुछ परमानेंट टिश्यूज एक ही काम कर रहे होते हैं और उन सब के सेल एक ही तरह के होते हैं, पर कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं काम एक ही कर रहे होते हैं पर उनके सेल अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जाइलम किसको कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल। यानी कि काम क्या है? एक ही काम है जाइलम का, पर जाइलम के सेल भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ट्रैकिड्स होते हैं, कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं, कुछ जाइलम फाइबर होते हैं। वो सेल अलग अलग तरह के होते हैं पर चारों सेल अलग अलग काम क्या कर रहे हैं? एक ही। तो उस परमानेंट टिश्यूज़ को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम का काम क्या बताया था मैंने आपको? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पर फ्लोएम भी कई तरह के होते हैं। कुछ फ्लोएम होते हैं सीव सेल बनते हैं, कुछ फ्लोएम होते हैं सीव ट्यूब बनते हैं, कुछ होते हैं कंपेनियन सेल बनते हैं, कुछ होते हैं फ्लोएम फाइबर बनते हैं, कुछ होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा बनते हैं। और ये सारे फ्लोएम की सेल अलग अलग तरह की होती है, पर ये अलग अलग सेल, चाहे वो फ्लोएम पेरेन्काइमा है, चाहे वो फ्लोएम फाइबर है, चाहे वो कंपेनियन सेल है, चाहे वो सीव ट्यूब है, चाहे सीव सेल है, ये सारे फ्लोएम के सेल अलग अलग तरह के होते हैं पर काम क्या कर रहे हैं? एक ही। तो इसलिए नाम हो गया फ्लोएम टिश्यू। पर इनके सेल अलग अलग तरह के हैं तो इनको हम नाम क्या देंगे? इनको नाम देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो टिश्यू काम एक ही कर रहे होंगे, उनके सेल सारे एक जैसे होंगे, उनको क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यूज दो तरह के हो गए, एक हो गए सिंपल और एक हो गए मेरे बच्चों, एक क्या हो गया? जल्दी बोलो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बातों में सिखा दिया। एक क्या है? जाइलम और एक क्या है? फ्लोएम। क्योंकि जाइलम में भी 4 टाइप्स मैंने अभी बोली, आगे चल के लिखूंगा, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम में भी 5 अलग अलग टाइप जो मैंने बोली, ये सारी अलग अलग तरह के सेल होते हैं पर काम मिलके एक ही कर रहे हैं। तो ये फ्लोएम को मैं कौन सा परमानेंट टिश्यू कहूँगा? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। और जैसे कुछ सिंपल होते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सारे सेल एक ही तरह के होते हैं, उनको क्या कहेंगे? सिंपल
परमानेंट टिश्यू। देखो क्या लिखता है, द परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या है, दोज परमानेंट टिश्यू विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल आर परमानेंट सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के सेल हो, वो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल मैंने अभी बोले, जाइलम लिख लेना और क्या लिख देना, फ्लूइड। शुरू करें बच्चे, आ जाइए। देखिए सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू में, मतलब सिंपल में सबसे पहली टाइप क्या आ रही है बच्चों, सिंपल में सबसे पहली टाइप, सिंपल मतलब सारे सेल एक जैसे, सिंपल में सबसे पहली टाइप क्या आ रही है, प्रोटेक्टिव। मेन काम इनका प्रोटेक्शन है, और उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो नाम में सब छिपा होता है। जैसे ग्रीक भाषा जो होती है ना बच्चे, आप इस भाषा को तोड़ेंगे ना तो आपको शब्द मिल जाएगा, ठीक ऐसे हमारी संस्कृत भाषा होती है, आप शब्द को तोड़ देंगे ना आपको मतलब ही समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। जैसे हिंदी भाषा होती है, शब्द को तोड़ दो मतलब समझ में आ जाए। जैसे हिंदी में भूगोल पढ़ते हो, भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल, तुम्हारी धरती गोल है तो उसका नाम क्या रख दिया, भूगोल। अब जैसे ग्रीक भाषा में आप ऑक्सीजन पढ़ते हो, ऑक्सीजन, ये भी दो शब्दों से बना है। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, लाइफ, जन का मतलब होता है फॉर्मर या देने वाला, तो जिंदगी देने वाला, नाम क्या रख दिया, ऑक्सीजन। तो हर शब्द में कई बार दो दो शब्द मिले होते हैं। आपको मैं यहाँ सिखाता हूँ, यहाँ पर एपिडर्मिस में कौन से दो शब्द मिले हैं। एपी का मतलब होता है अपोन, एपी का मतलब अपोन। डर्म का मतलब होता है स्किन। जैसे आप सुनते हो ना डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर के बाहर क्या लिखा होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो एपी मतलब अपोन, डर्म मतलब स्किन, यानी कि प्लांट की स्किन के ऊपर जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, स्किन के ऊपर। जैसे हमारी स्किन होती है ना, ये भी एक टिश्यू है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, एनिमल में पढ़ाऊंगा। ये कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल। एपी मतलब ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर होती है, ऑर्गन के अंदर जो लेयर होती है, अपर लेयर। जैसे आप कॉपी के ऊपर कवर चढ़ा लेते हो, वो एपी बुक हो गया, मतलब बुक के ऊपर कवर चढ़ा दिया, एपी बुक हो गया। तो जैसे एपिडर्म क्या हो गया, जो प्लांट की स्किन के ऊपर की लेयर होगी, एपिडर्म प्रोटेक्शन देगी। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आप देखो, जैसे ये ग्रीन, ये आपको डार्क ग्रीन कलर की लेयर दिख रही होगी जिस पे मैं नीला पेन चला रहा हूँ। ये देखो, ये नीला पेन चला रहा हूँ, ये नीला पेन चला रहा हूँ, देख रहे हो, ये इसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो अगर आपका टीचर डायग्राम बना के इसको मार्क करके लग दे, बताओ जी पहली लेयर का नाम क्या है, तो आपने इसको क्या कहा, सबसे ऊपर है ना, तो एपिडर्मिस। ठीक है, आप इस एपिडर्मिस को ध्यान से दोबारा देखो। आप देखोगे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, सातवां सेल, यानी कि एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। पर आप क्या देख रहे हो, क्या सेल के नीचे उस तरह के सेल पड़े, नहीं, वो डार्क ग्रीन में एक ही सेल की लेयर है। यानी कि एपिडर्मिस पे जो लेयर होगी सेल की, सिंगल लेयर होगी, मल्टी लेयर होगी। आप कॉपी पे एक ही लेयर का कवर चढ़ा दो, 5-6 कवर चढ़ा के भाग रहे होते हो, एक ही लेयर होती है। तो ये स्किन के ऊपर प्लांट की एक पतली सी सिंगल लेयर की सेल की लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। समझ आ गया बच्चे, सिंगल लेयर होती है। और इसके ऊपर ना एक, आप देख रहे होंगे, इसे ब्लैक कलर की लेयर चढ़ाई है, ये जिस पे अब मैं लाइन चला रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं बुक में देख सकता है। ये काले रंग की पतली लेयर है इसके ऊपर, काले रंग की, ये वैक्स की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है बच्चों, ये वैक्सी लेयर होती है, इसको क्यूटिकल की लेयर कहते हैं। किसकी लेयर कहते हैं, तो आपसे पूछेंगे एपिडर्मिस पे जो लेयर होती है किसकी होती है, क्यूटिकल की। काम क्या है, प्रोटेक्शन करेंगे ना, वाटर लॉस बचाएगी ना, बाहर से कोई पैरासाइट ना आ जाए, इन्वेजन ना कर दे, पेड़ के अंदर कोई घुस ना जाए बैक्टीरिया, उसको रोकेगी ना। तो ये पहरेदार होगी, क्या होगी आपकी, पहरेदार होगी। तो पूछेंगे क्या एपिडर्मिस कहाँ होती है, नेक्स्ट क्या पूछेंगे, खराब हो रहा है, हाँ पूछेंगे एपिडर्मिस क्या होती है, बता दोगे। उसके ऊपर लेयर किसकी होती है, क्यूटिकल की। थिन होती है, थिक होती है, थिन होती है। पर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको लगता है कि यार हमारे पास तो पानी आता नहीं, बारिश पूरे साल में एक आधी बार हो जाए, गनीमत है। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, इस क्यूटिकल की लेयर को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। लो जी,
डेजर्ट प्लांट में ये लेयर क्या हो जाएगी, हल्की सी, ये मोटी वैक्स की लेयर हो जाएगी। अब वैक्स की लेयर मोटी क्यों हो गई? ताकि उनकी बॉडी के अंदर से वाटर का एक्सेसिव लॉस ना हो जाए, पानी बाहर ना निकल जाए, निकले पर बहुत कम निकले। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसी पानी की स्कैरिसिटी की कमी है, तो वो मोटी लेयर कर लेते हैं ताकि पानी का एक्सेसिव लॉस ना हो। ठीक है, मार्क करें बच्चों। अब आ जाओ, आ जाइए। देखिए जी, मार्क करिए। द एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। मार्क कर दिया मैंने। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, CH लिख लिया करो, CH, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस। क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू। पहला सिंगल लेयर, रेक्टेंगुलर सेल, क्लोजली पैक्ड, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। 4 बातें बोल दी मैंने। सिंगल लेयर, रेक्टेंगुलर सेल, क्लोजली पैक्ड, नो इंटरसेल्युलर स्पेस। मतलब सेल के बीच में, आप सोचो ना, सेल और सेल के बीच में स्पेस आ गया तो प्रॉब्लम तो ही जाएगी ना, कोई भी अंदर आ जाएगा। फंक्शन, लो जी फंक्शन, FN लिख देता हूँ। इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दी सेल आर कवर्ड विद द वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल लेयर। किसकी लेयर होती है इसके ऊपर? क्यूटिकल। अब देखो आगे क्या कह रहा है। इन सम प्लांट, कुछ पेड़ों में, लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, जहाँ पर बहुत ड्राइनेस है, मॉइस्चर ही नहीं है, द एपिडर्मिस मे बी कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्वेश्चन आएगा वाई। लो ये लो वाई यहाँ कर दो, लिख दो वाई, ताकि आपको याद रहे। भैया यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, वाई द प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। आंसर, आंसर यहाँ से है, यहाँ से आंसर है। टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय द स्टोमेटा, ताकि वाटर कम लॉस हो। और वाटर का लॉस जिस प्रोसेस से होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और जहाँ से होता है उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से पानी निकलता है और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, लो फंक्शन है ये भी क्यूटिकल का। क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, मतलब कोई जानवर आके हिट कर दे, कोई इंसान उसको लात मार दे तो भी पेड़ खराब नहीं होगा। एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट। इन्वेजन बाय पैरासाइट मतलब, इन्वेजन मतलब एंट्री, जैसे बॉर्डर पे टेररिस्ट इन्वेजन कर देते हैं देश के अंदर। बाय पैरासाइट मतलब, पैरासाइट मतलब जो लिविंग होते हैं, जो पेड़ के अंदर जाकर उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, उनके इन्वेजन को, उनकी एंट्री को रोकता है। कौन रोकता है? ये क्यूटिकल की लेयर रोकती है। तो रोल ऑफ क्यूटिकल क्या हो गया? प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस एंड प्रिवेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। थर्ड, इन्वेजन बाय पैरासाइट। अब देखो आगे देखना, कह रहा है कुछ पेड़ों में हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइजेज फ्रॉम द एपिडर्मिस सेल। कह रहे हैं जो एपिडर्मिस होते हैं उससे, आपने देखा नहीं ऊपर, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा, यहीं पे बना देता हूँ। आपने देखा नहीं ऐसे जो लेयर थी, एपिडर्मिस की जो लेयर थी, उसके बाद ऐसे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ रहे थे, देखे थे आपने? ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन कह रहा है कईयों में आ जाते हैं, और ज़्यादातर रूट्स में आते हैं। और रूट में जो आते हैं उनको रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको कहेगा कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है रूट में, उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे क्या कहते हैं उनको? रूट हेयर। अब जैसे मान लो रूट ऐसी है, रूट ऐसी है, पर रूट में से ऐसे धागे निकल आए, तो आप बताओ रूट का सरफेस एरिया बढ़ गया, कम हो गया? ये सरफेस एरिया, ये क्या है? सरफेस एरिया। अगर ऐसे क्या निकल आए? रूट हेयर, तो सरफेस का एरिया ज़्यादा हो गया, कम हो गया? अब बताओ, मान लो सरफेस ऐसा था, सरफेस ऐसा था सीधा फ्लैट, तो एरिया ज़्यादा था, कम था? अच्छा, आपको एरिया समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे इस हाथ को ड्राइंग में बना रखा है आपने, और मैंने कहा स्केच कलर लो, स्केच कलर से बाउंड्री करो। स्केच कलर ज़्यादा यूज़ होगा, कम यूज़ होगा? कम। अब मैंने कहा हाथ ऐसे है, बाउंड्री को स्केच कलर करो, स्केच कलर ज़्यादा यूज़ होगा, कम? सादा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया? तो रूट में एपिडर्मिस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? रूट हेयर। उससे होता क्या है? सरफेस एरिया क्या हो गया, जल्दी बताओ। अब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। अब समझना, आप उस स्केच कलर को मान लो पानी, स्केच कलर को क्या मान लो? पानी। रूट ने क्या लेना होता है? पानी। अब बताओ, अगर वो स्केच का कलर पानी है
और ये रूट है, तो बताओ पानी रूट के अंदर ज़्यादा जाएगा कम जाएगा? कम, क्योंकि एरिया ही कम है। और अगर रूट ने हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल लिया ऐसे, अब तो सरफेस एरिया क्या हो गया? ज़्यादा। अब पानी रूट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएगा कम आएगा? पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। तो प्लांट रूट हेयर इसलिए बनाते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया सो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इंक्रीज, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। मैंने आंसर ओरली बोल दिया है, चाहो तो वीडियो से लिख लेना, मैं मार्क भी कर देता हूँ। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड रूट हेयर विच इंक्रीजेस क्या? सरफेस एरिया। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और लीफ में जो एपिडर्मिस होती है, लीफ में ये देखो, मान लो लीफ है, ये पत्ती है, मान लो पत्ती के जो सरफेस होता है ऊपर हाथ, पत्ती होती है ना, उसके ऊपर हाथ लगाओ, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स। तो लीव्स के अंदर ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से क्या निकल रहा होता है बाहर? पानी। उस पानी के निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से प्लांट क्या करते हैं? एक तो पानी को नीचे से सक करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉ हो, पानी को ऐसे सक करो तो नीचे से पानी ऊपर आया था ना। तो मान लो ये पाइप है, ये पाइप नीचे तक होता है प्लांट के। आप सोचो यहाँ से पानी ऊपर सक हो जाएगा तो पानी को नीचे से ऊपर आने में हेल्प होगी या मुश्किल होगी? हेल्प हो जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन से पानी का नीचे से आना स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है? फास्ट, क्योंकि एक संक्शन सैप बन जाता है। जैसे आप स्ट्रॉ से बनाते हैं, वैसे ट्रांसपिरेशन से पानी कम तो प्रेशर ऊपर से नीचे पानी को खींच लेता है। तो ट्रांसपिरेशन का क्या काम होता है? एक तो पानी को जैलम से नीचे से ऊपर लाने में हेल्प करता है, दूसरा प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे आपका पसीना सूखता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वैसे प्लांट से पानी जाएगा तो प्लांट का भी तो क्या कंट्रोल होगा? टेम्परेचर कंट्रोल होगा ना। आओ, तो कुछ प्लांट देखो, रूट में क्या कर रहा है? रूट में रूट हेयर्स क्या? सरफेस एरिया ज़्यादा, उससे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा। और लीफ के एपिडर्मिस में क्या कह रहा है? क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर। उनमें से क्या लॉस होता रहता है? वाटर का। वो क्या प्रोसेस होती है? ट्रांसपिरेशन। क्या करती है? टू मूव वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू जाइलम। सेकंड, कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। समझ में आ गया बच्चे? आ जाओ। कह रहे इन लीफ एपिडर्मिस कंटेन पोर्स। उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। विच अपार्ट फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज, जो क्या कर रहे होते हैं? गैसेस का एक्सचेंज और वाटर का लॉस इन ट्रांसपिरेशन, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। थस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी का लॉस, उससे क्या हेल्प हुई? क्या हेल्प हुई? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन। कैसे? बाय क्रिएटिंग ए ट्रांसपिरेशन पूल। समझ में आ गया ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पूल, पानी ऊपर आ गया। किसकी मदद से? जैलम से। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। थर्ड, आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट। तो लो जी, यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है? नोट कर लेना घर जाके। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? एंड इट्स बोलो जी, ट्रांसपिरेशन के कितने फंक्शन बता दिए मैंने आपको? 3। पहला, वाटर का मूवमेंट कराता है बाय क्रिएटिंग क्या? ट्रांसपिरेशन पूल। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। थर्ड, मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट। बाकी नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आना, आगे बढ़ाएंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो बच्चों, टेक केयर।